नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हुए NEET JEE परीक्षाओं के खिलाफ 7 राज्यों के CM जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। GST पर सोनिया की बैठक में उद्धव बोले, डरना है कि लड़ना है। RBI ने माना अर्थव्यवस्था बदहाल, जल्दी सुधार की उम्मीद नहीं। शालिनी ने की फैसल से शादी, SIT करेगी लव जिहाद की जांच। यूपी में एक और दलित लड़की का रेप और मर्डर, योगी सरकार लाचार। आज की बड़ी खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है कि हम उनका सिलसिलेवार विश्लेषण करें, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया खबरों के साथ न्याय नहीं करता है तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना चाहिए और सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, JEE और NEET की परीक्षा कोरोना संकट में कराने और देश के लाखों छात्रों की जान जोखिम में डालने पर विवाद खड़ा हो गया है। ज्वाइंट एग्ज़ाम एंट्रेंस यानी JEE 1 से 6 सितंबर के बीच और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET की परीक्षा 13 सितंबर को होनी है। इस मुद्दे पर अब सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने इस मुद्दे पर 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बातचीत की। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि नीट JEE का एग्ज़ाम होना फिलहाल सुरक्षित नहीं है। ऐसे में जब केंद्र सरकार कोशिश नहीं कर रही है तो सभी राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट से परीक्षाएं टालने की मांग करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने बताया कि मैंने परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई पत्र लिखे और कहा है कि जब छात्र परेशान हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करके रिव्यू की मांग कर सकती है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर केंद्र कुछ नहीं कर रहा है तो हम लोग भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमें कोर्ट जाना चाहिए। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत सभी मुख्यमंत्रियों ने सहमति जताई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमको पहले प्रधानमंत्री के पास चलना चाहिए। इस पर कैप्टन ने कहा कि परीक्षाएं सितंबर की शुरुआत में हैं और हमारे पास वक्त नहीं है। अगर प्रधानमंत्री ने 1 हफ्ते मिलने का समय नहीं दिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट पिछले हफ्ते JEE और NEET के परीक्षाओं को टालने वाली मांग को खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीवन को रोका नहीं जा सकता है और छात्रों के करियर को और अधिक जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि परीक्षाएं अभिभावकों और छात्रों की मांग के बाद ही कराई जा रही हैं। तो इस मामले में स्पष्ट रूप से 2 राय सामने आ रही हैं। एक है कि जो चाहता है कि नीट और JEE की परीक्षाएं हो जाएं और दूसरा एक वर्ग है जो इसके खिलाफ है, क्योंकि कोरोना के समय इस तरह की बड़े स्तर पर परीक्षाएं आयोजित करना खतरे से खाली नहीं है। इसके पहले जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक ढंग से पालन नहीं किया गया है और इससे ये पता चलता है कि ये बड़ी परीक्षाएं भी खतरे से भरी होंगी अगर हमको आयोजित किया जाता है तो। जो शिक्षा मंत्री हैं पोखरियाल, उनका कहना है कि अभिभावक चाहते हैं, ऐसा कोई राय शुमारी तो उन्होंने की नहीं है किन अभिभावकों ने उनको बताया है कि वो चाहते हैं और नहीं चाहते हैं। तो पोखरियाल साहब का जो ये एनालिसिस है या असेसमेंट है इसको अलग रख दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करियर को रोका नहीं जा सकता। क्या ये जोखिम लेना ठीक होगा कि करियर की कीमत पर जान को जो दांव पर लगाया जाए? ये तमाम सवाल हैं जो इन परीक्षाओं के अभी आयोजन से खड़े हो रहे हैं। तो इस मामले में विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्री अब खड़े हो रहे हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन बाबू पटनायक ने भी कहा है कि एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। ऐसे कई और मुख्यमंत्री की राय है कि ये परीक्षाएं अभी नहीं होनी चाहिए। तो इस मामले में फिर से विचार करने की ज़रूरत है।
और सुप्रीम कोर्ट अगर जाने का फैसला इन मुख्यमंत्रियों ने किया है तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपने निर्णय को एक बार फिर से उसमें झांकना चाहिए कि क्या ये सही होगा। इतना बड़ा जोखिम, जबकि संक्रमण की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है, संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में इस तरह की परीक्षाएं आयोजित करना इस पूरी महामारी को के लिए जो सुपर स्प्रेडिंग वर्ड इस्तेमाल होता है कि बड़े पैमाने पर फैलाने वाली एक गतिविधि साबित हो सकती है। इसलिए इस पर ज़रूरी है कि छात्रों के भविष्य को भी ध्यान में रखें, उनकी जानों का भी ध्यान में रखें। उनकी जान बहुत कीमती है देश के लिए। ये पूरी यंग जनरेशन है जो अगर इससे इन्फेक्टेड हुई तो बहुत नुकसान होगा देश का। इसलिए ये परीक्षाएँ अगर महीने 2 महीने और टाली जा सकती हैं, कम से कम वैक्सीन आने तक या इसमें जो संक्रमण फैल रहा है उसकी रफ्तार कम होने तक, तो बेहतर होगा। जीएसटी के मुआवजे को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री अब लामबंद हो रहे हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा जीएसटी के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक में आज कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कांग्रेस समर्थित सरकारों के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एकजुटता दिखाई और केंद्र से 2-2 हाथ करने की ओर इशारा किया। सोनिया गांधी ने कहा कि राज्य सरकारों को जीएसटी का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने से राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति काफ़ी प्रभावित हो रही है। इसके बाद मीटिंग में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी ताकत एक ही व्यक्ति के हाथ में सिमटने को लेकर कहा कि पहले हमें तय करना है कि लड़ना है या डरना है। यानी बहुत सारे मुख्यमंत्रियों में इन मौजूदा प्रधानमंत्री को लेकर, पीएमओ को लेकर, सरकारों को लेकर डर है, तो वो उस डर की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमको संघवाद की रक्षा करनी है। वहीं ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बांटने का आरोप लगाते हुए आह्वान किया कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए, नहीं तो देश में कोई और पार्टी रहेगी ही नहीं। ममता ने जीएसटी के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार पूरा खर्च उठा रही है, फ्री चिकित्सा सेवा भी दी जा रही है, लेकिन हमें केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। ममता ने कहा कि केंद्र ने बंगाल के हिस्से का 53,000 करोड़ रुपए रोक रखा है। हम बोल नहीं सकते क्योंकि वो हमारे खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि केंद्र विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर केंद्र का रवैया दोहरा है। केंद्र सरकार अपनी पार्टी द्वारा शासित राज्य सरकारों की मदद कर रही है, लेकिन बाकी राज्यों को छोड़ दिया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आह्वान किया कि सभी मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और जीएसटी के बकाये का मुद्दा उठाना चाहिए। तो चिंता ये है कि केंद्र सरकार ने फरवरी के बाद से जो जीएसटी का मुआवजा तय हुआ है जीएसटी कानून के तहत कि 5 सालों तक केंद्र सरकार जीएसटी के फंड से राज्य सरकारों को उनको जो टैक्स का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करेगी, जो अभी तक फरवरी तक दिया जाता रहा है। अब केंद्र सरकार का रवैया बदलता दिख रहा है, वो पीछे हट रही है और ऐसा लगता है कि वो अब धोखाधड़ी पर उतर आई है और इस पैसे को न देने के बारे में मन बना रही है। तो इससे राज्य सरकार पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कोरोना की वजह से उनके सामने बड़ी समस्याएं पैदा हो गई और ऐसे में जब केंद्र सरकार इस तरह का रुख अपनाने जा रही है तो जाहिर है उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। इसलिए वो गोलबंद हो रहे हैं और केंद्र सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि हमारे पैसे हमें दो, ताकि हम राज्यों को अपने ठीक से चला सकें। हम अपने एम्प्लॉय को पैसे, उनकी तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं और जो दूसरे काम हैं वो भी ठप पड़ रहे हैं। तो केंद्र सरकार को इस वादे को, और ये संवैधानिक बाध्यता भी है उसकी, क्योंकि ये जीएसटी कानून संविधान में संशोधन करके लाया गया था और उसमें इसका बाकायदा प्रावधान किया गया था। इसलिए केंद्र सरकार को अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए और अगर वो नहीं कर रही तो विपक्षी दल अगर लामबंद होकर दबाव डालते हैं तो इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री से मिलकर वो गुजारिश कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये तमाम रास्ते उनके सामने हैं अपना हक लेने के लिए। और अब अगली खबर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आधिकारिक तौर पर यह मान लिया है कि सरकार की तमाम घोषणाओं, तमाम दावों और उपायों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का संकट बढ़ता ही जा रहा है। इसके पटरी पर लौटने की फ़िलहाल कोई उम्मीद, कोई गुंजाइश नहीं दिखती है और इसमें अभी काफ़ी वक्त लग सकता है।
बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अपनी सालाना रिपोर्ट में ये भी माना है कि कोरोना महामारी की वजह से जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी उसकी सबसे ज़्यादा मार उन लोगों पर पड़ी है जो सबसे अधिक गरीब हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि घरेलू खपत बुरी तरह गिरी है, उसे एक ज़ोरदार झटका लगा है। बैंक ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के जो लक्षण मई जून में दिखे थे वे जुलाई अगस्त आते आते तक कमज़ोर पड़ गए हैं। इसकी वजह लॉकडाउन की सख्ती से लागू करना है। ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था का सिकुड़ना इस वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में भी जारी रहेगा। ये रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब कई रेटिंग एजेंसियों ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 20% तक की कमी आ सकती है। वहीं राहुल गांधी ने इस रिपोर्ट के आने के बाद कहा है कि अब आरबीआई ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है जिसकी मैं महीनों से चेतावनी दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि ज़रूरी है कि सरकार खर्च बढ़ाए, उधार नहीं, गरीबों को पैसा दे, ना कि उद्योगपतियों को टैक्स कटौती की राहत दे, खपत से अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करे। मीडिया खपत मतलब मांग से डिमांड बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आएगी। मीडिया द्वारा ध्यान भटकाने से न गरीबों की मदद होगी और ना ही आर्थिक आपदा सुलझेगी। तो आरबीआई की रिपोर्ट बहुत ही डराने वाली है क्योंकि जो सब्ज़बाग केंद्र सरकार दिखा रही थी, एक जो फाइनेंशियल वित्तीय पैकेज लाकर उसने 20 लाख करोड़ की घोषणा की थी कि इसको हम डाल रहे हैं अर्थव्यवस्था में कोरोना काल में और इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि वो पैकेज भी एक फर्जी पैकेज था क्योंकि वो उतने का था ही नहीं, उसमें दूसरे जो योजनाएं हैं उसका पैसा जोड़कर दिखाया गया था। तो वो एक फर्जीवाड़ा केंद्र सरकार ने किया था, उसका पर्दाफाश हो चुका है। और अब जो उसने वादे किए थे और जो उम्मीदें दिखाई थी कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है अगले चंद महीनों में, वो आरबीआई की इस रिपोर्ट ने उस पर पूरी तरह से लीपापोती कर दी है, पूरी पानी फेर दिया है। अब साफ दिख रहा है कि आने वाला समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, बहुत संकट का है और सबसे बड़ा संकट उन लोगों का है जिनकी रोजी रोटी छिन गई है, जो समाज में सबसे निचले स्तर पर हैं, आर्थिक स्तर पर सबसे कमज़ोर हैं और उनको केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस राहत नहीं दी गई है और ना ही केंद्र सरकार सोच रही है उन्हें राहत देने की। ये बहुत ज़रूरी है कि उनके हाथ में कैश जाए ताकि वो खर्च करें और अर्थव्यवस्था में डिमांड पैदा हो, जिससे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें भी गतिशीलता आए और पूरी अर्थव्यवस्था चलने की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन केंद्र सरकार पूरे खजाने पर कुंडली मार के बैठी हुई है, उसको लोगों तक देने के लिए तैयार नहीं है और इससे ये संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। और आरबीआई और दूसरी एजेंसियों, मैकेंजी की भी रिपोर्ट आई है, उसमें भी कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था नीचे जाने वाली है, जीडीपी की जो कटौती होने वाली है, गिरावट आने वाली है, वो बड़े स्तर पर आने वाली है। तो तमाम इंडिकेटर्स उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कान में जू नहीं रेंग रही है। वो पता नहीं किन ख्यालों में खोई हुई है, उनके सलाहकार उन्हें किन भ्रांतियों में, भ्रमों में कैद करके रखे हुए हैं कि वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। अगली खबर शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप कृपया इन खबरों पर जो आप देख रहे हैं अपनी राय, अपनी टिप्पणियां, अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हम चाहते हैं कि आप इसके सक्रिय भागीदार बने। केवल ये ना हो कि आप बहुत अच्छी खबर है तारीफ़ ही करते रहें, बल्कि आलोचना भी करें और लेकिन तर्क संगत करें, गाली गलौच ना हो और तर्कपूर्ण ढंग हो। तथ्य हैं आपके पास तो वो रखें और उनसे अपनी बात कहें ताकि एक जो अच्छे किस्म का विचार मंथन इस बुलेटिन के ज़रिए हो सकता है हमारे आपके बीच में, वो शुरू हो। तो ये निवेदन है, उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार कानपुर में कथित तौर पर लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके शादी करने के आरोपों की जांच के लिए पुलिस एसआईटी बनाने जा रही है। बजरंग दल समेत कुछ संगठन इन मामलों को लव जिहाद बताते हुए विरोध कर रहे हैं। सोमवार को इस मामले में कुछ लड़कियों के परिजनों ने कानपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल से मुलाकात की, जिसके बाद आईजी ने मामले की जांच के लिए
क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी बनाने की बात कही। आईजी मोहित अग्रवाल का कहना था कि यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार कानपुर के बर्रा इलाके की एक युवती शालिनी यादव ने पिछले महीने कानपुर के ही मोहम्मद फैसल नाम के युवक से शादी कर ली थी। शादी के बाद शालिनी के परिजनों ने फैसल के खिलाफ बेटी के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई थी। हालांकि शालिनी और फैसल ने वीडियो जारी करके अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही थी और पुलिस से अपील की थी कि वो उन्हें या उनके परिजनों को परेशान न करें। वीडियो में शालिनी ने यह भी बताया है कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करके अपना नाम फातिमा रख लिया है। वहीं शालिनी यादव के परिवार का कहना है कि फैसल उनकी बेटी को भगाकर ले गया है। वो घर से 10 लाख रुपए भी ले गई है। अब फैसल उसे धमकाकर वीडियो जारी करा रहा है। इस बीच कानपुर में ही पनकी के रहने वाले एक अन्य व्यक्ति ने भी आरोप लगाया है कि उनकी बेटी का भी कथित तौर पर ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन के बाद शादी करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वहीं कानपुर परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल का कहना है कि 5 लड़कियों के परिजन हमसे सोमवार को मिले थे। इनका आरोप है कि युवकों ने इनकी बेटियों से प्यार करने के बाद धर्म बदलकर निकाह किया है। इनका आरोप है कि सभी लड़के कानपुर के एक ही इलाके से जुड़े हैं और उनका इस तरह का पूरा गैंग है। इन सारे मामलों की जांच के लिए एसआईटी बनाई जा रही। वहीं इस मामले को लेकर बजरंग दल ने किदवई नगर थाने पर प्रदर्शन किया और थाने का घेराव भी किया। तो ये पूरा मामला आप देखें कि उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से लव जिहाद का एक नारा बुलंद किया गया है संघ परिवार के संगठनों द्वारा, और जहां मामले नहीं होते हैं वहां भी मामले खड़े किए जाते हैं। जहां स्वेच्छा से प्रेम विवाह हो रहे हैं उनमें दखल देने की कोशिश की जाती है, उन्हें लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। अब ये पूरा मामला ऐसा लगता है कि संघ परिवार के द्वारा आयोजित प्रायोजित है। उन्होंने ही उन परिजनों को इकट्ठा करके थाने में मोहित अग्रवाल से मिलवाया और फिर पूरी एक घटना बनाया गया और प्रदर्शन भी किया गया। जबकि शालिनी यादव और जो फैसल है इन्होंने वीडियो जारी करके ये कहा है, शालिनी ने तो ये भी कहा है कि दिल्ली में पुलिस को हमने बाकायदा अपना बयान दर्ज कराया है। तो ऐसा लगता नहीं है कि इन दोनों की शादियों में इस तरह की कोई गड़बड़ होगी। आम तौर पर इस तरह की शादियों में घर वाले इसी तरह का रिएक्शन करते हैं और फिर उनके साथ इस तरह के संगठन बजरंग दल टाइप के वो जुट जाते हैं और वे फिर हंगामा खड़ा करते हैं और एक धर्म के खिलाफ, एक धर्म को मानने वाले लोगों के खिलाफ एक तरह का अभियान चलाते हैं, नफरत का, हिंसा का। तो ये पूरा मामला एसआईटी तो अब अपनी सरकार है, योगी सरकार इस तरह के मामलों को ढूंढती भी रहती है, इस तरह के मामले बनाने की कोशिश भी करती है। तो एक एसआईटी गठित कर दी गई है और ये एसआईटी जाहिर है कि एक एजेंडे के तहत काम करेगी, ये मान के चला जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय इसी तरह से काम कर रही है। तो सच सामने आएगा एसआईटी के ज़रिए, ये इसकी उम्मीद ना के बराबर है। एक एजेंडे के तहत एक लव जिहाद का इशू खड़ा करना और उसको बनाए रखना, गरमाए रखना और उसके आधार पर राजनीति करना, ये उत्तर प्रदेश में अभी चल रहा है और चलता रहेगा। जब तक इस तरह की राजनीति नहीं रुकती तब तक जो सच्चे दिल से प्रेम करने वाले लोग हैं उनकी राह में इस तरह से अड़चनें खड़ी की जाती रहेंगी। इन परिजनों को भी उकसाया भड़काया जाता है और ये खुद भी हो सकता है कि इन्हीं संघ परिवार के सदस्य हों जो इस तरह के मामले बना रहे हैं। बहरहाल सच्चाई क्या है ये हमको नहीं पता है, लेकिन सच्चाई जो भी है वो सामने आएगी, इसकी भी गुंजाइश कम दिखती है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। योगी सरकार के तमाम दावों के बीच उत्तर प्रदेश में बलात्कार, अपहरण, हत्या की वारदातों की बाढ़ आई हुई है। राज्य के लखीमपुर खीरी ज़िले में 18 साल की एक दलित लड़की के साथ बलात्कार के बाद उसका गला रेत दिया गया। लड़की की लाश मंगलवार सुबह उसके गांव के एक तालाब में मिली और ये जगह उसके घर से महज 500 मीटर दूर है। लड़की अपनी 9वीं कक्षा की मार्कशीट, आधार कार्ड और 200 रुपये लेकर ऑनलाइन स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने निकली थी, लेकिन उसे और परिजनों को नहीं पता था कि वो अब जिंदा घर नहीं लौटेगी। लड़की का गला किसी तेज़ धारदार हथियार से काटा गया और उसके बाएं पाँव को जानवरों ने खा लिया था। उसकी लाश के पास ही उसकी मार्कशीट और मोबाइल फ़ोन भी पड़ा था। एसपी सत्येंद्र कुमार का कहना है कि लड़की के साथ बलात्कार होने की पुष्टि हुई है
और पुलिस ने हत्यारों की तलाश में तीन टीमों को लगा दिया है। लड़की जिस गांव की रहने वाली थी वो दलित बहुल गांव है। पिछले 10-12 दिनों के अंदर लखीमपुर खीरी में किसी दलित लड़की के साथ बलात्कार और फिर हत्या की ये दूसरी घटना है। कुछ ही दिन पहले गोरखपुर में दलित उत्पीड़न की एक घटना में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के बाद अभियुक्तों ने उसके बदन को सिगरेट से दाग दिया था। वारदात के दौरान नाबालिग पास के एक हैंड पंप पर पानी लेने गई थी। इसी दौरान अभियुक्त उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर गांव में बनी एक झोपड़ी में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। तो उत्तर प्रदेश में न केवल कानून व्यवस्था की हालत ख़राब है, न केवल वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, बल्कि ये दलितों पर अत्याचार के मामले एकदम से बढ़ गए हैं। दलित लड़कियों को एक के बाद एक बलात्कार और हत्याओं का निशाना बनाया जा रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। योगी सरकार की तरफ से इस मामले में कोई ठोस बयान नहीं आ रहे हैं, ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनकी सरकार के दौरान जो अपर कास्ट और जो ताकतवर दबंग लोग हैं उनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है और वो इस तरह की जो कमज़ोर जातियां हैं उन पर अत्याचार करने, दुराचार करने के लिए बिल्कुल बेखौफ होकर आगे आ रहे हैं और लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक जंगल राज में तब्दील हो चुका है। वहाँ राम राज्य नाम की कोई चीज़ नहीं है जिसका दावा योगी महाराज बार बार करते रहते हैं। ये हर दिन हम देख रहे हैं कि इस बुलेटिन में ही एक दो खबरें उत्तर प्रदेश की ऐसी होती हैं जो दिल दहलाने वाली होती हैं, जो विचलित करने देने वाली होती हैं और वो साबित कर रही होती कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत कैसी है। और अब इस बुलेटिन के अंत में आपको कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी दे दें। पहली जानकारी तो यही कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का जो ट्रायल हिंदुस्तान में चल रहा था, दूसरे फेज का ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल भारत में शुरू हो गया है और उम्मीद करनी चाहिए कि ये ट्रायल महीने 1.5 महीने में कंप्लीट होगा। उसके बाद थर्ड फेज का ट्रायल शुरू होगा और साल के अंत तक वैक्सीन आ सकती है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 32 लाख के पार पहुंच गई है। भारत में पिछले एक दिन में 8,23,000 टेस्ट हुए हैं। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,39 लाख के पार पहुंच गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक sathhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस वेबसाइट को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर हूँगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ होंगे कल, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।